वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास लिखी गई है इकॉनमी पे, अर्थव्यवस्था पे। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ाओ जिसमें बहुत सारे फिगर्स हों, आंकड़े हों और इकोनॉमिक टर्म्स हों। तो काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स अपने पढ़ भी चुके हैं और आज अगेन ऐसा ही एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, डिटेल में इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल पढ़ने में थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितना इंटरेस्टिंग हो सके कहानी की तरह इस क्लास को प्रोसेस करें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज शाम को इसी वक्त पे एक क्लास आपको मिलती है। कह रहा है जी ग्रोथ पैंग्स। देखिए पैंग का मतलब पता क्या होता है? चलो मैं इसकी फीलिंग करवाता हूँ आपको। आप अचानक से चल रहे हैं और आपके पाँव का अंगूठा किसी चीज़ में फंस गया, नंगे पाँव थे आप, तो वो पेन कैसा होता है? अचानक से पेन होता है ना। या मान लीजिए आपको रात में भूख लगी जोरों की, पेट में दर्द होने लगा। ये जो अचानक से पेन या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंग। अगर आपको भूख की वजह से पेन हो रहा है तो हंगर पैंग पैंग है। ठीक है। कह रहा है जी हमें भारत को ग्रोथ पैंग्स फील हो रहे हैं। ग्रोथ की भूख की वजह से अचानक से दर्द हो रहा है पेट में, ऐसा समझ लो, पेन की फीलिंग हमें आ रही है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, ग्रोथ को क्या हुआ। कह रहा है जी इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिक्वायर्स पॉलिसी इंटरवेंशन अमिड ग्लोबल टर्बुलेंस। कह रहा है भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसमें फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, हमारी इकोनॉमी का वो हिस्सा जो कि प्रोडक्शन पे चलता है। किसी फैक्ट्री में शैम्पू बन रहा है, किसी में जूते बन रहे हैं, किसी में कार बन रही है। कह रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो पीछे रह गया है और उसको है जरूरत, दिस सेक्टर रिक्वायर्स। और क्या जरूरत है? इसको मिले पॉलिसी की इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच बचाव या दखल अंदाजी। इस सेक्टर में कुछ ऐसी पॉलिसी बना करके बीच बचाव किया जाए। और किसके चलते? अमिड का मतलब है इस चीज के चलते, ग्लोबल यानी वैश्विक टर्बुलेंस के या डिस्टर्बेंस के। तो पूरी दुनिया में चल रही है ट्रैफिक वॉर, टैरिफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप जो है अलग अलग तरह के टैक्स लगा रहे हैं। ग्लोबल टर्बुलेंस हमें देखने को मिल रही है और हमें जरूरत है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक पॉलिसी इंटरवेंशन दिया जाए। सरकार कुछ ऐसे कानून बना के बीच बचाव करे कि ये सेक्टर को फायदा मिले। सेंटेंस को पढ़ना, मीनिंग निकालना और उसकी आत्मा को पकड़ना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। मैं कोशिश करता हूं आप सेंटेंस की आत्मा पकड़ पाओ, क्या कहना चाह रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, रिक्वायर्स इसकी वर्ब है पिंक कलर में। याद रखना पूरे आर्टिकल में ग्रीन और पिंक कलर को आपको पकड़ना है, ये आपके गाइडिंग स्टार्स हैं। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ने की आप कवायद करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग खुद ब खुद आपके सामने क्लियर हो जाता है। ठीक है। ये मेरे साथ आप ये एक्सरसाइज करोगे तो फिर धीरे धीरे आपका दिमाग खुद से इनको प्रोसेस करेगा। चलिए अब जल्दी से बढ़ेंगे आगे। इस क्लास के या यूं कहें कि इस आर्टिकल के 5 मोटे मोटे जो सबसे भारी भरकम वर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। शुरू में देख लो ताकि क्लास को आप स्मूथली ले सको। चलो देखो, वो क्या है बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले टर्बुलेंस नाम के वर्ड पे नजर डालना। रह गया था ये, इसके अलग से हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी फ्लाइट ली हो ना और अचानक से मौसम बिगड़ जाए तो वो होती है एयर टर्बुलेंस। आपकी फ्लाइट जो है डावाडोल होने लगेगी, प्लेन जो है हिचकोले खाएगा, है ना, एयर टर्बुलेंस बोलते हैं। तो टर्बुलेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, किसी चीज की वजह से आप हिलने लगे। टर्बुलेंस से मिलता जुलता वर्ड है अंग्रेजी में एक हेडविंड्स। हेडविंड्स ऐसी विंड्स हैं जो प्लेन की हेड पे पड़ रही हैं। ये एक प्लेन है, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, अजीब सा बनाया मैंने, आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये एक प्लेन इस तरफ जा रहा है, इसके सामने की तरफ यानी इसके हेड पे अगर विंड पड़ रही है तो मतलब ये प्लेन को धीमा करेगी। भाई प्लेन को इधर जाना है और सामने से हवा चल रही है तो सर पे पड़ने वाली विंड क्या करेगी? प्लेन को परेशान करेगी। तो हेड विंड्स नाम का वर्ड इसी तरीके से बनाया गया है, ये टर्बुलेंस की तरह ही काम करता है। हेड विंड्स का मतलब है ऐसे माहौल, ऐसी कंडीशंस जो आपके अनुकूल ना हो, आपके विपरीत हो, आपके खिलाफ हो। हेड विंड्स का बिल्कुल उल्टा होता है टेल विंड्स। टेल विंड्स मतलब प्लेन की पूंछ पे, टेल पे पड़ने वाली हवा जो प्लेन को आगे धकेलेगी, या फिर यूं कह दें कि जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं, जो आपके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो टर्बुलेंस का सिनोनिम हो गया हेडविंड्स, एंटोनिम हो गया टेलविंड्स।
चलिए अब बढ़ते हैं वो कैब पे। जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है मॉक टेस्ट पासिस की, तो टेक्स्ट बुक की सेल का आज है आखिरी दिन। 30 तारीख को रात में ये सेल बंद हो जाएगी। 351 रुपीज के प्राइस पे लगभग 50% ऑफ पे आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो पास। इस प्रो पास में जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, चाहे डिफेंस है, चाहे सीपीओ है या फिर स्टेनो है, सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पास मिल जाएगा। इसमें आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। चलिए, जनरली प्राइस 700 रुपए होता है, आज रात 12 बजे तक प्राइस रहने वाला है 351 रुपए। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो उस पर लगा लेना कूपन YD10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस कट के हो जाएगा 351 रुपए। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करें कूपन कोड YD10, अपने पैसे को सेव करें। वो कैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं मैं इसको ताकि ठीक से आप पढ़ पाओ इसको। पहला वर्ड है अपने पास ल्यूक वार्म। देखिए, वार्म का मतलब होता है गर्म और ल्यूक वार्म का मतलब होता है जी गुनगुना। बहुत गर्म नहीं, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बीच का है ना, नॉट वेरी इंटेंस। अब सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही, अगर आपका किसी को लेकर के रवैया गुनगुना है, गर्म जोशी की कमी है, ना एकदम ठंडक है ना गर्म जोशी है, तो वो रवैया भी ल्यूक वार्म हो जाएगा। ल्यूक वार्म के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में टेपिड। टेपिड ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे और इसी का सिनोनिम है हाफ हार्टेड। जब आप हाफ हार्टेड होते हैं तो किसी काम को आधे मन से करते हैं, ठीक है, बस करना है तो कर देंगे। जैसे कोई आदमी क्लास देख रहा हो, कोई बच्चा इंग्लिश सीखनी है लेकिन मेहनत ना करता हो, तो आधे मन से देखी हुई क्लास होगी हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड गुनगुने जैसा ही है, इसमें गर्म जोशी की कमी होती है। ऑफ लेट बॉलीवुड मूवीज हैव बीन एबल टू विटनेस ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। कह रहा है हाल ही में, ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। कह रहा है अगर रिसेंटली देखा जाए तो जो बॉलीवुड मूवी है वो एबल रही है इस काम को करने में कि वो विटनेस करें, वो साक्षी बने, गवाह बने बहुत ही ल्यूक वार्म से रिस्पॉन्स का, गुनगुने सी प्रतिक्रिया का अपनी ऑडियंस से। तो बहुत गर्म जोशी के साथ में कोई भी बॉलीवुड मूवी आजकल देखने नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी अपने पास वारंटेड। वारंट पता है आपको? वारंट आपने फिल्मों में देखा होगा ना, किसी के नाम वारंट इशू हो गया मतलब वो उसकी गिरफ्तारी होगी। वारंट का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बनाना, नेसेसरी बनाना। वारंट एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में वारंट का मतलब है आपकी गिरफ्तारी का कागज, और वर्ब फॉर्म में वारंट का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बनाना, हाजिर करने के लिए जरूरी बनाना। वहीं से एडजेक्टिव बना हुआ है वारंटेड। जो चीज जरूरी हो, रिक्वायर्ड हो, नेसेसरी हो, वारंटेड होगी। और इसका बिल्कुल उल्टा होगा अनवारंटेड, जिसकी जरूरत ना हो, जो बिन बुलाई हो, अनवारंटेड। पुलिस ब्रुटैलिटी इन द केस वॉज टोटली अनवारंटेड। पुलिस की जो मारपीट है, ब्रुटैलिटी है, वहशीपना है इस पूरे केस में, वो पूरे तरीके से गैर जरूरी था, अनवारंटेड था। ठीक है, वारंटेड मतलब जरूरी, अनवारंटेड मतलब गैर जरूरी। तो आज ये वारंट नाम की वर्ब आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी चीज को जरूरी बनाना। गैर जरूरी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में ग्रेट्यूटस। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है क्लोज टेस्ट में, याद रखना गैर जरूरी या नीडलेस के लिए बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में ग्रेट्यूटस। चलिए अगला वर्ड है जी अपने पास कैटलिस्ट। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है 11वीं 12वीं 10वीं में, तो आपको कैटलिस्ट के बारे में पता होगा। चलो केमिस्ट्री छोड़ो, आप घर में दूध में रात में थोड़ा सा वो लगाते हो ना, दही का छौंक, ताकि वो दूध का सुबह पूरे का दही बन जाए। तो वो दही का जो छौंक होता है ना रात में, वो कैटलिस्ट का काम करता है दूध के फटने में। कैटलिस्ट होता है एक मोटिवेटर, एक कारक जो किसी चीज की रफ्तार को बढ़ाए, किसी चीज को किसी दिशा में आगे बढ़ाए। ठीक है। अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू वर्कर्स एक्टेड एज ए कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। जो डिले था, जो देरी थी वेजेस प्रोवाइड करने में, मजदूरी देने में वर्कर्स को, उसने काम किया एक कैटलिस्ट के तौर का, या फिर यूं कह दें एक मोटिवेटर का इस स्ट्राइक के लिए। उसकी वजह से स्ट्राइक होने लगी। कैटलिस्ट को एम्पेटस भी बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में, स्टिमुलेंट भी बोलते हैं। आज एम्पेटस नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपना आज के अपने पास डॉडल। देखिए डॉडल का मतलब होता है किसी काम में बीच मझधार में फंसे रहना, ना इस पार ना उस पार, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो पता नहीं कब करेंगे। टू डिले और वेस्ट टाइम इन एक्टिंग, हरकत करने में, एक्शन लेने में डिले करना या टाइम को वेस्ट करना। डॉडल आप तब कर रहे होते हैं जब आपको कोई काम करने का मन नहीं होता है, या फिर किसी चीज को लेकर के आपके दिमाग में कोई शक होता है, करूं या ना करूं। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉइज
आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स, कंपनी ने कर दिया फायर अपने ना नुकर करने वाले और बीच में फंसे रहने वाले एम्प्लॉयज को। और कब किया? बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद। डॉडल को ही अंग्रेजी में बोलते हैं डिली डली करना, डिली डली करना है ना, टाल मटोल करना, हिंदी में बोल सकते हैं डिली डली करना। तो ये वर्ड मैंने आपसे आज क्विज में पूछा है। बाकी भी इसी के सिनोनिम्स हैं। टू ड्रैग वंस फीट, आपको आगे चलना है लेकिन आप पांव घसीट के आगे बढ़ रहे हो, तो क्योंकि आगे बढ़ने का मन नहीं है, ड्रैग कर रहे हो अपने फीट को। लेज करना, डिथर करना, प्रोक्रास्टिनेट करना या लिंगर करना। ये लिंगर नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। डिली डली का मैंने मीनिंग आपसे आज के क्विज में पूछा है। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, स्प्रॉल। देखिए जब भी कोई शहर बसता है ना, ये स्प्रॉल वर्ड कहां से आया पहले ये समझाता हूं मैं आपको। आपको बहुत थका दिया जाए भगा भगा के, और फिर आपको एसी चला के सोफा पे लेटा दिया जाए, भाई लेट जाओ इधर, तो आप कैसे लेटोगे? हाथ पांव फैला के लेटोगे, है ना। ये हाथ ऐसा, एक हाथ वैसा, एक हाथ ऐसा, एक पांव ऐसा, एक पांव ऐसा। तो बहुत थका हुआ आदमी जिस मुद्रा में लेटता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्रॉल करना। अब स्प्रॉल वर्ड का मीनिंग वहीं से निकला है, आपकी उस फैली हुई मुद्रा से। कोई भी चीज जो स्प्रेड हो या फैली हुई हो एक इरेगुलर और खराब तरीके से, जो है ऑकवर्ड तरीके से, वो स्प्रॉल करती है। जैसे आप झुग्गी बस्तियां देखना, वो कैसे बनी होंगी? वो ऐसे नहीं बनी होंगी लाइन में, ऐसे बनी होंगी, समझ गए ना, ऐसे। जहां जिसको जगह मिली उसने अपनी झोपड़ी बसा ली। तो ये बोलते हैं स्प्रॉलिंग स्लम्स, शहरों में बेतरतीब फैले हुए झुग्गी झोपड़ी है। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने आपको देखो पूरी कहानी के साथ बताया है, कैसे आप सोफे पे लेटोगे और कैसे झुग्गियां बसेंगी। द टाउन सीम टू स्प्रॉल फॉर माइल्स, ये टाउन दिखाई देता था कि ये स्प्रॉल करता था या बेतरतीब तरीके से फैला हुआ था कई माइल्स तक, कई मीलों तक। स्प्रॉल को स्ट्रगल और एक्सटेंड करना भी बोलते हैं। ये स्ट्रगल नहीं है भाई, स्ट्रगल है। स्ट्रगल यानी संघर्ष से अलग वर्ड है। आपके लिए नया वर्ड होगा स्प्रॉल, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। स्प्रॉलिंग इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारा जिसका नाम है आईआईपी। देखिए इकोनॉमी जो है उसके मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं जीडीपी के, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के। पहला हिस्सा होता है एग्रीकल्चर, दूसरा हिस्सा होता है सर्विस सेक्टर, और तीसरा हिस्सा होता है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का मतलब है खेती, सर्विस सेक्टर का मतलब है जैसे हमारी आईटी कंपनियां, बीपीओ केपीओ कंपनियां, जिसमें कुछ बेचा नहीं जाता, सिर्फ सेवाएं बेची जाती हैं। और इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें कुछ माल बनाया जाए और उसको बेचा जाए। हमारी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे सर्विस सेक्टर के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो रही है। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है वो है इंडस्ट्री। और हमने ये देखा कि इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड एक इंडेक्स है, या यूं कहते हैं ग्राफ है 2025 का। वो ग्राफ जो है नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या है? पिछले 1 साल में इंडस्ट्री ने माल बहुत कम बनाया है। और माल कम बनाने का रीजन क्या होता है? लोगों की डिमांड कम होना। वो तो बैठे हैं बनाने को, आप 5 शैंपू लगा दो महीने के, वो 5 शैंपू बना के दे देंगे आपको। आप लेने जाओ दुकान पे तो वो नहीं बनाएंगे। तो हमारा ये आईआईपी ये बता रहा है कि देश में कंजम्पशन कम हो रहा है, लोग सामान कम खरीद रहे हैं, और सरकार को डोनाल्ड ट्रंप जैसी मुसीबत के चलते कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन करना होगा। अब ये आईआईपी की कहानी आपको बताएगा खोल के, क्या बढ़ा कहां से घटा। आज की टोन है कंसर्न, अपनी चिंता को कंसर्न को बता रहा है। साथ में एनालिटिकल टोन भी है, एनालाइज भी करेगा आईआईपी के ग्राफ के गिरने की वजह। शुरू कर लेते हैं अब इसको। क्लास को कर दो पॉज, अच्छे बच्चे की तरह, अच्छी बच्ची की तरह, आराम से इसको एक रीडिंग दो। पहले खुद से मीनिंग निकालो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं करवाता हूं, मैच करना। शुरू करें। कह रहा है जी एट 4% India's fiscal 2025 average of index of industrial production or IIP is at its lowest in the past 4 years। कह रहा है जी 4% पे आके एट 4%। एट बता रहा है कोई चीज कहां पे रखी हुई है। कह रहा है जी 4% के फिगर पे ना भारत की 2025 की जो एवरेज है, और किसकी? इस आईआईपी नाम के ग्राफ की, या फिर यूं कह दें इस इंडेक्स की। इंडेक्स की तो एवरेज होती है ना, मान लीजिए 12 महीने में इंडेक्स ऐसे गया तो एक एवरेज निकल आएगी उसकी। कह रहे जी 4% पे ना जो एवरेज निकली है वो है इसकी सबसे निचली या सबसे कम या लोएस्ट पिछले 4 सालों की, पास्ट 4 इयर्स की। कह रहा जी मार्किंग अ स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और ये जो पूरा काम हुआ है मार्क करते हुआ है, इस निशान बनते हुए हुआ है एक स्लो डाउन का, मंदी का,
भारत की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में या इंडस्ट्री के अंदर गतिविधियों में। 4% जो है पिछले 4 सालों में सबसे कम एवरेज है, यानी इंडस्ट्री जो है, समझ गए ना, बहुत कम ग्रो की है 4 सालों में, सबसे 4% ही ग्रो की है, मतलब इस साल 4 सालों में लोएस्ट स्पीड पे। चलिए 2025 की एवरेज है सब्जेक्ट हमारा, एवरेज है इस इंडेक्स की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका नाम है। एवरेज की वर्ब है इज, इट्स लोवेस्ट देख लेना। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप द लगाते हैं, लोवेस्ट नहीं लिखते, आप लिखते हैं द लोवेस्ट। फास्टेस्ट नहीं लिखते आप लिखते हैं द फास्टेस्ट, ऐसा होता है ना। लेकिन यहां लोवेस्ट के आगे द नहीं लगा हुआ, क्या रीजन है भाई इसका? मैंने तो यही सुना है, द फास्टेस्ट, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द स्मार्टेस्ट। इसका रीजन है इट्स का लग जाना। इट्स है एक डिटर्मिनर, पजेसिव एडजेक्टिव, ज्यादा इसके नाम में मत घुसना। फॉर्मूला ये कहता है कि दो डिटर्मिनर्स का यूज अंग्रेजी में एक साथ नहीं होता। पहला डिटर्मिनर आ गया इट्स और दूसरा आ गया लोवेस्ट से पहले का द। तो क्या करते हैं हम, द को ऐसे केस में निकाल देते हैं। जब भी आपके पास कोई पजेसिव हो, माई, योर, अवर, हर, देयर, हिज, इस केस में इट्स, तो उसके बाद में आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। ये डिटर्मिनर अपने आप में डिटर्मिनर है, तो इसके बाद में दूसरा कोई आर्टिकल यूज ना होगा। इसलिए ये द लोवेस्ट ना लिख करके लोवेस्ट लिखा हुआ है, द बीच में से निकाल फेंका है। बढ़े आगे, जैसे लिखना हो उसकी सबसे तेज कार, तो हर द फास्टेस्ट कार नहीं लिखोगे, माई द फास्टेस्ट कार नहीं लिखोगे, आप लिखोगे हर फास्टेस्ट कार या माई फास्टेस्ट कार। द का इस्तेमाल इस केस में नहीं होगा। कह रहे जी दिस could be attributed to uncertainties in global economic outlook leading to tepid goods exports growth। कह रहे ये जो पूरी बात हमने आपको बताई 4% पे आ चुका है, ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है या जोड़ करके बताया जा सकता है। एट्रीब्यूट करना यानी किसी चीज के कारण को दूसरी चीज से जोड़ देना। कह रहे जी इस पूरे मामले का कारण जोड़ के बताया जा सकता है, एट्रीब्यूट टू किया जा सकता है अनसर्टेनिटीज की तरफ या अनिश्चितताओं की तरफ, दुनिया भर के इकोनॉमिक आउटलुक में या आर्थिक जो है सीनरी में, सीन में, कंडीशन में। आउटलुक क्या होता है, आगे का फ्यूचर या फिर प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन से फ्यूचर को आप आगे एक्सपेक्ट करोगे ना। बादल है तो आगे बारिश हो सकती है, तो बारिश का आउटलुक है। बादल नहीं है तो आगे गर्मी का आउटलुक है। तो कह रहे जी ये सब चीज एट्रीब्यूट किया जा सकता है जो अनिश्चितताएं चल रही हैं दुनिया भर के आर्थिक परिवेश में, आउटलुक में या सिचुएशन में। और ये लीड टू करते हुए हुआ है या ले जाते हुए हुआ है टैपिड यानी कि गुनगुनी या कम गर्म जोशी वाली गुड्स के एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ में या फिर माल सामान के निर्यात की जो है इंक्रीज में। और ये कह रहा है जी और किस तरफ लीड टू किया है, लोअर देन एक्सपेक्टेड कंजम्पशन, डिमांड ग्रोथ एंड अ डिप इन प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा ये लीड टू किया है एक्सपेक्टेशन से कम कंजम्पशन की डिमांड में ग्रोथ की तरफ। कंजम्पशन होता है हम जो खुद कंज्यूम करते हैं, भाई कंपनियां बाहर भी कुछ बेच देंगी, एक्सपोर्ट कर देंगी, खुद कुछ जो है हमारे देश के अंदर भी बेच सकती हैं। तो बाहर भी एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो रही है और देश में भी आशा से कम कंजम्पशन किया जा रहा है, डिमांड में कमी आ रही है। और एक डिप भी आ रहा है या एक गिरावट भी आ रही है प्राइवेट कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या फिर यूं कह दें उनके द्वारा लगाए जाने वाले नए फैक्ट्रीज में, असेंबली लाइंस में। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर यही होता है, कोई कंपनी ने नई फैक्ट्री खोल दी है ना। चलिए दिस की वर्ब है कुड बी एट्रीब्यूटेड। जब भी किसी चीज को दूसरी चीज से जोड़ के बताओ उसका रीजन तो टू लगा के बताना है, एट्रीब्यूट ऑन मत लिखना, समझ गए ना, एट्रीब्यूट टू। आउटलुक मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट कंडीशन जो आगे के माहौल को सेट करे। टैपिड होता है ल्यूक वार्म, गुनगुना, हाफ हार्टेड, जिसमें गर्म जोशी की कमी हो। बढ़े आगे, डिप का मतलब होता है गिरावट। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, आराम से दे दो इसको रीडिंग, क्या कहना चाह रहा है समझो। चलिए कह रहा है वाइल द मंथली बैरोमीटर ऑफ नेशंस इंडस्ट्रियल आउटपुट द आईआईपी grew in March to 3% from February to 2.7%. This has been mainly on account of a rise in power production. कह रहा है जी जहां हर महीने का जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है, इक्विपमेंट है, पैराफर्नेलिया है जो दबाव को नापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना उसको बैरोमीटर से नापते हैं शायद, है ना, जितना मुझे याद है। पर बैरोमीटर अंग्रेजी में इस वर्ड को आपने किसी भी चीज के मेजरमेंट की तरह जो है यूज कर लेते हैं।
समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहा है जी जहां हर महीने का जो बैरोमीटर है या फिर जो है मेजरमेंट का इक्विपमेंट है, और ये बैरोमीटर किस चीज का है, मेजरमेंट किस चीज की करता है, भारत के या नेशन के इंडस्ट्रियल आउटपुट की, फैक्ट्रियों में बनने वाले माल सामान के आउटपुट की। कह रहा है और कौन है ये, कह रहा है आईआईपी। कह रहा है जी हर महीने का हमारा जो ये बैरोमीटर है ना, या फिर मेजर करने वाला जो जरिया है देश की इंडस्ट्रियल आउटपुट का, जिसका नाम है आईआईपी। कह रहा है ये ग्रो किया मार्च में 3%, और कहां से ग्रो किया, फरवरी के 2.7% से। कह रहा है जहां फरवरी में इतना था, मार्च में ये 3% हो गया, बढ़ गया। कह रहा है वही हुआ क्या, कह रहा है वहीं पे ये जो काम है ना ये हुआ है, इट हैज बिन, मुख्य तौर पे या मेनली इस वजह से या ऑन अकाउंट ऑफ, और किस वजह से, एक राइज की वजह से या उछाल की वजह से पावर की प्रोडक्शन में, बिजली की पैदावार में। कह रहा है विच सिक्लिकली पीक्स इन समर्स, जो कि सिक्लिकली यानी साइकिल के हिसाब से, पीरियोडिसिटी के हिसाब से पीक करती है या सबसे ऊपर आ जाती है समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में। तो ये जो आईआईपी है इसमें बिजली कितनी बनी है उसका भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है। फरवरी से मार्च में आईआईपी 3 हुआ, पूरे साल की एवरेज कितनी है 4%, फरवरी में 2.5 था, मार्च में 3 हुआ। कह रहा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि लोगों को लगी गर्मी, लोगों ने चालू कर दिया एसी, और जैसे एसी चालू हुआ पावर प्रोडक्शन बढ़ गई, इसलिए 2.5 का 3 हो गया। चलिए बैरोमीटर की वर्ब है ग्रू, दिस की वर्ब है हैज बिन, विच की वर्ब है पीक्स, विच आया है पावर प्रोडक्शन के लिए, बिजली की पैदावार के लिए। कह रहा है जी पावर आउटपुट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन फरवरी 3.6% एंड मार्च 6.3%। कह रहा है जी जो इसका पावर आउटपुट नाम का एक छोटा सा कंट्रीब्यूटर है आईआईपी में। देखिए आईआईपी में बहुत चीजें हैं, कितने जूते बने देश में, कितने शैंपू बने, कितनी कारें बनी, कितनी मोटरसाइकिल बनी, और कितनी बिजली बनी। कह रहा है अगर आईआईपी का एक हिस्सा पकड़ लेना बिजली बनने वाला, तो जो पावर आउटपुट की ग्रोथ है वो लगभग दुगनी हो गई एक ही महीने के अंदर, गर्मी की वजह से। फरवरी का 3.6 था और मार्च के अंदर पावर आउटपुट बढ़ गया 6.3%। गर्मी बढ़ी, लोगों ने एसी चालू किया। तो चलिए ये जो ऊपर बात बोली थी उसको ये मैथमेटिकली यहां पे प्रूव कर रहा है। पावर आउटपुट ग्रोथ की वो है डबल्ड। बिटवीन और एंड लगा करके आप एक रेंज बता सकते हैं। रेंज का मतलब समझते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है दिल्ली, दिल्ली और आगरा, ठीक है, या जयपुर लिख दो, ठीक है, जयपुर मान लीजिए 250 किलोमीटर है, तो दिल्ली टू आगरा लिखोगे ना, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर लिखोगे ना, ऐसा लिखोगे ना। दिल्ली से जयपुर के बीच में 4 टोल नाके आते हैं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं। तो देयर आर 4 टोल टैक्स बूथ्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हो देयर आर 4 टोल टैक्स बूथ्स बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो रेंज बताने के लिए बिटवीन एंड का इस्तेमाल करो, वो भी ठीक है, बिटवीन फरवरी एंड मार्च, या फ्रॉम टू का इस्तेमाल करो, वो भी ठीक है, फ्रॉम फरवरी टू मार्च। दोनों को मिक्स नहीं करना। ऐसा मत लिखना कि बिटवीन फरवरी टू मार्च, ये गलत हो जाएगा, या फिर फ्रॉम फरवरी एंड मार्च, ये गलत हो जाएगा। तो फ्रॉम टू एक साथ चलेंगे और बिटवीन एंड एक साथ चलेंगे, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। कह रहा है जी बट द फॉल इन द आईआईपी फ्रॉम 5.9% इन 23-24 टू 4% 24-25 वारंट्स अ क्लोजर लुक एट द सेक्टर्स दैट हैव लैग्ड। कह रहा है लेकिन ये जो फॉल आया है एवरेज आंकड़े में आईआईपी के इस साल, जो 5.9% था पिछले साल में, इस साल आया है 4%। कह रहा है ये जो फॉल है ना, गिरावट जो है, ये वारंट करती है, वारंट निकाल के जरूरी बनाती है, और किसको, एक नजदीकी लुक को, रिव्यू को, उन सभी सेक्टर्स पे जो आईआईपी में लैग किए हैं या फिर पीछे रहे हैं। लैग करना यानी फिसड्डी हो जाना, पीछे रह जाना। तो जैसे कि आईआईपी मैंने आपको बताया, आईआईपी में पावर है, फिर कोई और सेक्टर भी होगा, है ना, जिससे जो आईआईपी को कंट्रीब्यूट करता होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 5.9 से 4% इस साल क्यों हुआ, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आईआईपी को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। चलिए फॉल की वो है वारंट्स, वारंट करना, किसी चीज को जरूरी बनाना, इसी से एडजेक्टिव बनता है वारंटेड। वारंटेड यानी जो जरूरी हो चुका हो, और इसी का उल्टा होता है अनवारंटेड, जो गैर जरूरी हो। गैर जरूरी के लिए एक वर्ड कराया था आपको मैंने अभी, ग्रेचुटस, जो आज के क्लोज टेस्ट में मैंने आपसे पूछा है। सेक्टर्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है हैव लैग्ड। बढ़े आगे, कहानी की तरह प्रोसेस कर रहे हो, बहुत आसान है।
आगे बढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से इसको रीड करो पहले। चलिए, कह रहा है वाइल माइनिंग स्टीपली डिक्लाइंड फ्रॉम 7.5% इन 24 टू 2.9% इन 25। मैन्युफैक्चरिंग फॉलोड विद 5.5% एंड 4% इन फ्रॉम 24 टू 25 एंड इलेक्ट्रिसिटी एट 7%, ठीक है, 24 एंड 25। तो तीन सेक्टर्स की बात कर रहा है जो सबसे फिसड्डी रहे हैं। कह रहा है जहां माइनिंग सेक्टर जो है, खुदाई का सेक्टर, वो डिक्लाइन कर गया, गिर गया 7.5% पिछले साल से इस साल 2.9% पे। कह रहे वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी इसको फॉलो किया, इसके पीछे पीछे ही आया, वो भी 5.5 था पिछले साल और इस साल 4% रह गया। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉलो की, वो 7% थी, इस साल 5.1% है। तो तीन सेक्टर इसने बताए जो इस साल के आईईपी को 4% पे लेकर के आ गए, है ना। इन तीनों में ऐसा ऐसा गिरावट हुई। माइनिंग की वो है डिक्लाइंड, मैन्युफैक्चरिंग की वो है फॉलोड। डिक्लाइंड फ्रॉम और कहां तक, टू, रेंज बताने के लिए फ्रॉम टू और या फिर बिटवीन एंड का इस्तेमाल होता है। कह रहा है जी व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट इज द डी ग्रोथ ऑफ -1.6% इन फिस्कल 25 विटनेस इट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रॉम 4.1% इन प्रीवियस ईयर्स। अब कह रहा है जी ये तो ठीक है जो आपको हमने तीन बताए, गिरावट आई है। कह रहे जो चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है या जरूरी है वो ये है कि एक डी ग्रोथ आई है। देखिए यहां डी ग्रोथ नहीं आई, यहां पे 7.5% से ग्रोथ 2.9% होगी। बढ़ा तो है लेकिन कम बढ़ा है। पहले आप 7.5 की रफ्तार से भाग रहे थे, अब 2.9 की रफ्तार से भाग रहे हो, भाग तो रहे हो ना। कह रहा जी ज्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि एक चीज तो ऐसी है जो गिर गई, भागने की बजाय पीछे आ गई, और वो हो गया डी ग्रोथ -1.6% का इस साल के फिस्कल में, जो कि विटनेस किया गया कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर्स में। 4.1% पिछले साल हुआ करता था, इस साल -1.5% हो गया। समझ गए। चलिए वट की वर्ब है इज, वट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज। डी ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का सच में माइनस में चले जाना, ग्रो कम करना, लेकिन ग्रो करना ही ना, माइनस में कम ग्रो करना। अच्छा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं बता देते हैं आपको। ड्यूरेबल वो चीज है जो लंबी चले, 5 साल 10 साल 15 साल, यानी कि टीवी, फ्रिज, आपकी कार भी है, वैसे कार ऑटोमोबाइल्स में आती है, फिर भी ड्यूरेबल्स का ही पार्ट है। ओवन वगैरह जो भी घर में सामान आप 15 साल चलाते हो, वॉशिंग मशीन। और नॉन ड्यूरेबल्स क्या है, ऐसी चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जैसे कि फूड, खा जाओगे ना 10 दिन में, जो भी लाए हो, पैकिंग भी होगी तो भी 10 दिन में खत्म करनी है। जैसे कि क्लोथ्स, शूज, ईंधन, फ्यूल, गैस का चूल्हा, ये सब नॉन ड्यूरेबल्स हैं। तो इस साल जो है लोगों ने कपड़े वगैरह जो है बहुत कम खरीदे हैं, पैसा कम होने की वजह से। चलिए, करेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग दिस विद द ग्रोथ ऑलमोस्ट डबलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रॉम 3.6% टू लास्ट ईयर टू 8% जो है दिस ईयर FY25 लाइकली इंडिकेट्स एन अपटिक इन अर्बन प्राइवेट कंजम्पशन। कह रहा है अगर कॉन्ट्रास्ट किया जाए या फिर सामने रख करके कंपेयर किया जाए। कॉन्ट्रास्ट करना क्या होता है, दो चीजों को आमने सामने रखते हो और उनको कंपैरिजन करते हो। कह रहा है ये जो काम है ना इनके कंपैरिजन का, ये जो ऊपर वाली बात हमने आपको बताई, और ये कंपैरिजन किसके साथ होगा, कॉन्ट्रास्ट किसके साथ होगा, उस ग्रोथ के साथ जो लगभग डबल होने जैसी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर में, जो पिछले साल थी 3.5, इस साल हो गई 8। कह रहा है ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना इन दोनों का, ये लाइकली या संभावित तौर पे इंडिकेट करता है, इशारा करता है एक अपटिक की तरफ या तेजी से आने वाले उछाल की तरफ, अर्बन यानी शहरों में प्राइवेट कंजम्पशन के अंदर, आपके और मेरे खर्चे के अंदर। तो कपड़े और जूते कम बिक रहे हैं, मतलब देश जो पूरा जूते कपड़े खरीदता था वो इस साल पूरा ना खरीद रहा। गांवों में लोग जो है खर्चा कम कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन पूरा देश नहीं खरीदता, है ना। एसी पूरा देश नहीं खरीदता। वॉशिंग मशीन और एसी की अगर सेल बढ़ी है तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो वॉशिंग मशीन और एसी अब अफोर्ड करने लगे हैं। शहरों में लोगों को पैसा जो है हाथ में अच्छा मिलने लगा है। तो कह रहा है कॉन्ट्रास्ट हमें यही बताता है, सस्ती चीजें नहीं खरीदने का मतलब है गरीब और गरीब हो रहा है, महंगी चीजें ज्यादा बिकने का मतलब है अमीर और अमीर हो रहा है। चलिए, कॉन्ट्रास्टिंग की वर्ब इंडिकेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग एक जीरंड है, जीरंड अपनी वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए तो जीरंड कहलाती है, सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर वर्ब को लेती है। अपटिक का मतलब होता है उछाल। अच्छा, ये सेंटेंस और भी आगे भी है। कह रहा है जी वाइल लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन इन द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल कंटिन्यू टू स्ट्रेन रूरल कंजम्पशन।
कह रहे जी वहीं दूसरी तरफ लगातार बना हुआ लिंगर करता हुआ जो असर है, जो इफेक्ट है बढ़ते हुए फूड इन्फ्लेशन का अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में, पिछले फिस्कल ईयर के लास्ट जो है साल, कह रहे ये जो इफेक्ट है ना ये जारी है आज भी कि ये स्ट्रेन करें, गला घोंटे, बोझिल बनाएं गांवों में लोगों के खर्चे को, रूरल कंजम्पशन को। तो सीधा सा मीनिंग यही मिला, गांव में लोग गरीब हो रहे हैं, शहरों में अमीर हो रहे हैं। हाई फूड इन्फ्लेशन आया था बीच में, सब्जियों के दाम बढ़ गए थे और आज भी गांव के लोग उसी चीज से संघर्ष कर रहे हैं। चलिए इफेक्ट्स की वो है कंटिन्यू, लिंगर करना, जो चीज लंबे वक्त तक बनी रहे है ना, चलिए लूम करे, ब्रू करे या बनी रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से एक रीडिंग दे लो इसको। करेक्ट, श्योर। रिटेल इन्फ्लेशन वॉज एट इट्स लोएस्ट in 6 years at 4.6% in FY25, aided by steep falls in vegetable prices in the last quarter. But this also heavily impacted farm incomes, further straining rural consumption. कह रहे जी हमने बताया कि रूरल कंजम्पशन इसलिए कम हुआ क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़े थे, पर कुछ लोग बोलेंगे कि तो घट भी गए। कह रहा जी श्योर, पक्की बात है, ये भी जो आप कह रहे हो ना बिल्कुल सही है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो आम आदमी के लिए महंगाई है, वो अपने लोवेस्ट पे आ गई थी, सबसे निचले स्तर पे आ गई थी पिछले 6 सालों के, जो था 4.6% का इस पूरे पिछले साल की एवरेज। अगर देखें भाई अक्टूबर से दिसंबर तक तो बढ़े, ये तो हम मान गए, लेकिन पूरे साल की एवरेज देखें तो ये सबसे कम महंगाई वाला साल था पिछला साल। कह रहे ये बात पक्की है, और ये काम हुआ है एडेड होकर के, इस काम में एड या हेल्प मिली है, सहायता मिली है तेजी से आने वाली गिरावट का जो आई है वेजिटेबल के प्राइसेस में, सब्जियों के दामों में पिछले क्वार्टर के अंदर, जनवरी से मार्च के बीच में। कह रहे जहां हम इस बात को भी मानते हैं, कह रहे वहां ये बात भी समझो इस चीज ने हैविली, बहुत जो है भारी तरीके से असर डाला है फार्म इनकम्स पे, किसानों की या खेतों से होने वाली कमाइयों पे, और ये सारा काम किया है फर्दर और आगे स्ट्रेन करते हुए, बोझ डालते हुए रूरल कंजम्पशन पे। तो सब्जियों के दाम बढ़े तो किसान के ऊपर बोझ पड़ा, फिर सब्जियों के दाम घटे तो भी किसान पे ही बोझ पड़ा, अब उसकी सब्जियां कोई खरीद नहीं रहा, तो दोनों तरीके से रूरल कंजम्पशन पे असर पड़ा। रूरल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन की वॉज अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन आगे द का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो चुका है। स्टीव का मतलब होता है एकदम खड़ा, स्टीव फॉल मतलब ऐसे नहीं गिरना, ऐसे गिरना। स्टीप राइज मतलब ऐसे नहीं चढ़ना, ऐसे चढ़ना, ठीक है, स्टीव एकदम खड़ा होता है। दिस की वो है इंपैक्टेड, इंपैक्ट करना, किसी चीज पे असर डालना। कह रहा है जी वाइल अ डिक्रीज इन द आरबीआई's बैंक लेंडिंग रेट टू 6% in April from 6.5% in January has led to lower capex lending rates across banks. An uncertain economic and trade environment is unlikely to encourage the private sector to raise investment. कह रहा है फिर एक और चीज भी है, जहां जो डिक्रीज आया या कमी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक लैंडिंग रेट में। लैंडिंग रेट मतलब उधार देने की रेट, जिस दर पे आपको उधार मिलता है गाड़ी का, होम लोन, पर्सनल लोन। कह रहे जी जहां एक डिक्रीज जो आया या कमी जो आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमिन किए जाने वाली, निर्धारित करने जाने वाली ब्याज की दरों में, जो आ गई है 6% पे अप्रैल के अंदर, 6.5 हुआ करती थी जनवरी में। कह रहे ये गिरावट जो है ना, इसने लेड टू किया है, ये हमें ले गई है इस तरफ, और किस तरफ, लोअर करते हुए या नीचे गिरते हुए केपेक्स लैंडिंग रेट्स पे। लैंडिंग रेट यानी उधार की दर, किस दर पे आप उधार लेते हैं। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कोई कंपनी एक फैक्ट्री खड़ी करती है तो अपने पैसे से नहीं करेगी, बैंक से उधार लेगी। अब बैंक से पैसा सस्ता मिल रहा है क्योंकि आरबीआई ने रेट कम कर दी। कह रहे जहां ये अच्छा काम हुआ कि इकोनॉमी में पैसा आया, केपेक्स लैंडिंग रेट्स कम हो गई सारे बैंकों के अंदर अगर देखा जाए तो। कह रहे वहीं पे प्राइवेट सेक्टर ने इसका फायदा नहीं उठाया। कह रहे एक अनसर्टेन सा इकोनॉमिक और ट्रेड एनवायरनमेंट था, अनिश्चित सा आर्थिक और व्यापारिक जो है एक हालात है, वो बहुत अनलाइकली है, बहुत असंभावित है कि वो इनकरेज करेगा या बढ़ावा देगा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को रेज करे या फिर अपने खर्चे को बढ़ाए, नई फैक्ट्रियां लगाए। आप भले ही ब्याज को सस्ता कर दो, फिर भी वो लोन लेकर के नई फैक्ट्री तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसको पता ना लगे कि मेरे ऊपर इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना लगने वाला है। समझ गया? तो एक विरोधाभास बता रहा है। और कह रहा है जी विदाउट सब्सटेंशियल डोमेस्टिक कंजम्पशन इम्पेटस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दूसरी चीज ये अनलाइकली है इस काम को करने को बिना
बहुत बड़े एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के, आपके और मेरे खर्चे के पैटर्न के, जिसका इम्पेटस मिले सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से। तो सरकार कुछ ऐसा कर दे, हमारे हाथ में खूब पैसा आ जाए, एक इम्पेटस मिले हमें, एक पुश मिले, हम खूब सामान खरीदें, कंजम्पशन करें, फिर ये भले ही कुछ फैक्ट्री लगा देंगे, है ना। या तो डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला सेट करो, या देश में कुछ कंजम्पशन बूस्ट करो, नहीं तो ब्याज कितना भी सस्ता कर दो, नई फैक्ट्री लगा करके नई जॉब्स ये पैदा नहीं करेंगे। चलो, डिक्रीज की वर्ब है हैज लेड टू, ट्रेड एनवायरमेंट और अनसर्टेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड एनवायरमेंट की वर्ब है इज, अनलाइकली यानी असंभावित, सब्सटेंशियल यानी जो बहुत बड़ा हो साइज में, सब्सटेंशियल क्या होता है, सिग्निफिकेंट हो, लार्ज हो, कंसीडरेबल हो। इम्पेटस मैंने आपको बताया था, कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, जो किसी चीज को किसी दिशा में आगे बढ़ाए, पुश करे, है ना। जैसे दूध के अंदर वो थोड़ा सा जो जावन लगाते हो दही का, उससे पूरा दूध दही बन जाता है, वो इम्पेटस मिलता है उस दूध को कि भैया दही बना दो पूरी, है ना। तो ये होता है इम्पेटस। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत सबसे आसान आर्टिकल यही होते हैं, इनमें कुछ गहराई वाली बात नहीं होती, आंकड़े होते हैं और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे मजेदार तरीके से पढ़े जाते हैं। कह रहा है जी, द फ्लैट ग्रोथ इन गुड्स एक्सपोर्ट्स इन FY25 इज अनदर एरिया दैट मस्ट कंसर्न पॉलिसी मेकर्स। कह रहा है जो फ्लैट ग्रोथ है, फ्लैट ग्रोथ क्या होती है, 0% ग्रोथ, पिछले साल भी उतना ही माल बेचा, इस साल भी उतना बेचा, ग्रोथ कम नहीं हुआ लेकिन 0% पे ही है। कह रहा है जो फ्लैट सी ग्रोथ है ना के बराबर ग्रोथ है गुड्स के एक्सपोर्ट्स में, माल सामान के निर्यात में, इस पूरे साल के दौरान FY25 में। कह रहा है वो एक और एरिया है, अनदर एरिया है, जो कंसर्न करना ही चाहिए, जो चिंता में डालना ही चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को, अधिकारियों को। कह रहा है जी, एज इट इंडिकेट्स कंसीडरेबल स्ट्रेन ऑन इंडिया स्प्रॉलिंग स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि ये जो है ना, ये इंडिकेट करता है, इशारा करता है बहुत बड़े एक बोझ का, स्ट्रेन का, भारत के बेतरतीबी से फैले हुए, स्प्रॉल करते हुए छोटे बिजनेसेस पे। छोटे बिजनेस ऐसे ही ना हमारे, एक घर होगा, फिर एक सैलून होगा, नाई की दुकान होगी, फिर खाली प्लॉट पड़े होंगे, फिर 2 किराने वाले होंगे आमने सामने। कोई सिस्टम नहीं है हमारे छोटे बिजनेसेस का, जिसको जहां दुकान मिली स्प्रॉल करके बेतरतीबी से अपनी दुकान यहां खोली जाती। कह रहे जी, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो कमी है, वो कमी को एक कंसर्न में डाल देना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि ये इंडिकेट करता है बहुत बड़ा स्ट्रेन है, बोझ है हमारे देश के स्मॉल बिजनेसेस पे, जो स्प्रॉलिंग है, हर तरफ फैले हुए हैं। और इसको हम बोल सकते हैं द MSME सेक्टर भी। कह रहे जी, दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 45.8% इन एक्सपोर्ट्स। ये वही सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट भी करता है लगभग 46% हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को। तो छोटी सी एक दुकान के अंदर कोई आदमी, आप देखना गुजरात में और इधर है ना महाराष्ट्र में, सिरिंज बन रही होगी वहां पे, और वो सिरिंज अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होगी छोटी सी दुकान में। तो ये MSME सेक्टर जो है, देश का लगभग आधा एक्सपोर्ट जो है यही देखता है। चलिए, फ्लैट ग्रोथ की वर्ब है इज, दैट आया है अनदर एरिया, वर्ब है इसकी मस्ट कंसर्न, इट आया इस एरिया के लिए, इट की वर्ब इंडिकेट्स कंसीडरेबल यानी बहुत बड़ा, स्ट्रेन का मतलब है बोझ, स्ट्रेस, स्प्रॉलिंग करना यानी ऐसी चीज जो बेतरतीबी से फैली हुई हो, जैसे आप सोफा पे लेट जाते हैं थकने के बाद। सेक्टर के लिए आया दैट, सेक्टर की वर्ब है कंट्रीब्यूट्स। MSME सेक्टर का मतलब है मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेस, ये छोटे दुकानदार जो आपको गली मोहल्ले में मिलेंगे। कह रहा है जी, दिस सेक्टर हैज विटनेस्ड रिमार्केबल ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 years, क्वाड्रुपलिंग इन साइज फ्रॉम अबाउट 4 लाख करोड़ इन FY21 टू 12 लाख करोड़ इन FY25। कह रहे हैं ये जो सेक्टर है ना छोटे दुकानदारों का, इसने विटनेस किया है, इसने अनुभव किया है या देखा है बहुत ही शानदार, रिमार्केबल ग्रोथ को पिछले 5 सालों के दौरान, कोविड के बाद के 5 सालों के दौरान। कह रहा है जी, 4 गुना होते हुए, क्वाड्रुपल होते हुए अपने साइज में, अपने आकार में। पहले जो 4 लाख करोड़ का हुआ करता था सन 2021 में, अब हो चुका है 12 लाख करोड़ का 2025 में। एक्चुअल में तो क्वाड्रुपल नहीं हुआ है, ट्रिपल ही हुआ है। 4 से 12 हो गए तो 3 गुना ही हुए ना। क्वाड्रुपल वर्ड का मतलब होता है 4 गुना हो जाना किसी चीज का, क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये सेंटेंस होना चाहिए ट्रिपलिंग इन साइज फ्रॉम 4 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़। चलिए, सेक्टर आया है MSME सेक्टर के लिए, वर्ब इसकी हैज विटनेस, परफेक्ट टेंस में, रिमार्केबल यानी शानदार। बढ़े आगे, फ्रॉम टू को देख लेना, ठीक है। फ्रॉम 4 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़, ये फ्रॉम लगाया तो फिर टू ही लगाना, पूरा एक साथ चलना चाहिए। आ जाओ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है अपना। चलिए,
कह रहा है जी, हाउएवर गिवन स्ट्रेन्ड ट्रेड रिलेशंस with the country's largest trading partner, the United States, India must ensure that the bilateral trade agreement that is under negotiation fortifies India's nearly 60 million MSMEs. लंबा सेंटेंस है, अभी और भी चलेगा। कह रहा है जी, हालांकि देखते हुए गिवन बहुत ही बोझिल ट्रेड के रिलेशंस को, व्यापारिक रिश्तों को भारत के या कंट्री के सबसे बड़े या लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, कह रहा है कि देखते हुए हमारे अमेरिका के साथ खराब रिश्तों को, ट्रेड के रिश्तों को, कह रहा है जी भारत को है ना, इस चीज को देखते हुए इस बात को करना होगा इंश्योर या सुनिश्चित या पक्का कि हमारा एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो कि अभी अंडर निगोशिएशन है, बातचीत के जो है अंडर है, निगोशिएशन होती है डिस्कशन, कह रहा है ये फोर्टिफाई कर दे, मजबूत बना दे, स्ट्रेंथन कर दे भारत के लगभग 60 मिलियन छोटे दुकानदारों को। तो अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब है, लेकिन एक दो तरफा ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए 0% टैरिफ वाला, तो हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि उससे हमारे देश के छोटे 60 लाख दुकानदार, 60 मिलियन यानी 6 करोड़ छोटे दुकानदारों को कुछ राहत मिले। कह रहा है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ विच आर क्लासिफाइड एज माइक्रो इंडस्ट्रीज, जिनमें से जो वास्ट मेजोरिटी है, बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है वो क्लासिफाइड है, उसका ऐसा क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है छोटे दुकानदार का, माइक्रो इंडस्ट्रीज का। माइक्रो इंडस्ट्री होती है 2 करोड़ से कम साल का रेवेन्यू करने वाली कोई भी दुकान। साल में 2 करोड़ से कम का माल बेचते हो तो शायद माइक्रो इंडस्ट्री आपको मान लेते हैं। तो आपके घर का किराने वाला, पड़ोस में नाई, मैंने बताया ना, सब माइक्रो इंडस्ट्री में आते हैं। तो कह रहा है जी इनको कुछ राहत मिले, क्योंकि इन 60 मिलियन 6 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ तो ये छोटे दुकानदार हैं। सेंटेंस बहुत लंबा है। गिवन का मतलब है देखते हुए, इंडिया की वर्ब है मस्ट इंश्योर, ट्रेड एग्रीमेंट की वर्ब है फोर्टिफाइज। फोर्टिफाई करना, फोर्ट क्या होता है? किला, मजबूत किला। फोर्टिफाई करना, किसी चीज को किले के जैसा मजबूत बनाना, ठीक है। फोर्टिफाई ऐसे एक वर्ब को आप यूज करते हैं। दिस की वर्ब है विल प्रोटेक्ट। चलो ये अगला सेंटेंस तो भी आएगा ना। कह रहा है जी कॉन्सिक्वेंटली दिस विल प्रोटेक्ट ओवर 250 मिलियन जॉब्स दैट द सेक्टर प्रोवाइड्स। कह रहा है इसके नतीजन, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? नतीजा। कॉन्सिक्वेंटली यानी नतीजन। ये जो मामला है पूरा, ये प्रोटेक्ट करेगा लगभग 250 मिलियन जॉब्स को, 25 करोड़ नौकरियों को, जो कि ये छोटे दुकानदारों वाला सेक्टर एम्प्लॉय करता है या प्रोवाइड करता है। छोटे दुकानदारों को बचाओ, देश में 25 करोड़ लोग इन्हीं के पास काम करते हैं। चलिए, दिस की वर्ब है विल प्रोटेक्ट, सेक्टर की वर्ब है प्रोवाइड्स। बढ़े आगे, चलो लास्ट पैराग्राफ है। अरे ये भी हो गया, लास्ट ही था ये, है ना। चलो अब आ जाओ अपने आज के क्विज पे। एक छोटा सा रिवीजन दे दूं आपको मैं, जो आपने वर्ड सारे देखे थे। पैंग का मतलब होता है अचानक से होने वाली जो है डिस्कम्फर्ट या पेन। आउटलुक होता है आगे का, फ्यूचर जो है एक्सपेक्टेशंस, करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से। टेपिड का मतलब होता है गुनगुना, ल्यूकवार्म या हाफ हार्टेड। हेडविंड्स यानी चुनौतियां, टेल विंड्स यानी अवसर या अपॉर्चुनिटीज। द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर पॉजेसिव लग जाए माई, योर, आवर, हर, हिज, तो फिर आपको द को निकाल देना है, चाहे सुपरलेटिव डिग्री भी आती हो। वारंट मतलब किसी चीज को जरूरी बनाना। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, फिसड्डी की तरह। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट्स, एकदम ऊंचा पॉइंट, चोटी जो होती है वो होता है पीक। अपटिक होता है अचानक से आने वाला उछाल, किसी चीज में जो है इंक्रीज। लिंगरिंग यानी जो चीज सर पे मंडराती रहे एक ही जगह पे, मतलब ना आगे जाए ना पीछे आए, डायथर करे, एक ही जगह पे सर पे मंडराती रहे, ठीक है। लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन। फिर एक दो वर्ड्स और हैं। इम्पेटस होता है कैटलिस्ट, आपको आगे जाने के लिए कोई पुश मिले, है ना। सब्सटेंशियल होता है जिसका साइज बहुत बड़ा हो, कंसीडरेबल हो, जिसको नजरअंदाज ना किया जा सके। कंसर्न आपकी चिंताएं, और स्प्रॉलिंग होता है बेतरतीब से फैली हुई कोई चीज। और भी है क्या? ये तो हो गया ना। फोर्टिफाई करना, किसी चीज को मजबूत बनाना, निगोशिएशन है बातचीथ। तो चलिए अब रैप अप कर लेते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरबीआई के रेट कट से क्या जो है ऑथर का एनालिसिस उस बारे में क्या कहता है? जो आरबीआई ने लोन्स की रेट में कमी लाया, इसके बारे में ऑथर का क्या मानना है? इसके बारे में ऑथर का सीधा सा मानना है कि जब तक ट्रेड वॉर खत्म ना हो दुनिया में और प्राइवेट कंजम्पशन, आम आदमी का कंजम्पशन बढ़े नहीं, तब तक आप कितना भी लोन की रेट्स कम कर लो, प्राइवेट कंपनी वाले नई फैक्ट्री, नई जॉब्स को पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। लोन कम, रेट कम करने से जनरली वो करते हैं, लेकिन अगर कंजम्पशन ही अच्छा नहीं होगा, उनको लगेगा हमारा सामान बिकेगा ही नहीं, तो वो क्यों कितना, ये पॉजिटिव मूव होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा बूस्ट नहीं होगी, ठीक है। सी आंसर बनेगा फर्स्ट में।
बहुत इजी है जिसने आर्टिकल अच्छे से समझा है। चलो, कह रहा है जो इंक्रीज आया कंज्यूमर ड्यूरेबल की ग्रोथ में, फ्रिज, एसी और माइक्रोवेव ओवन की जो है खरीदारी में, उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, समझाया गया इस ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में। भाई आम आदमी छोटा सामान नहीं खरीद रहा, खाने पीने की चीजें कम खरीदनी शुरू कर दी है उसने, लेकिन एसी खूब खरीद रहा है। इसका क्या कहना है, इसका क्या मीनिंग है? इसका एक ही मीनिंग है, अर्बन शहरों में प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसमें रिकवरी के साइन है। एसी जो है शहरों में खरीदा जाता है, माइक्रोवेव ओवन जो है गांवों में बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़ रहे हैं, यानी शहर का आदमी पैसे कमा रहा है, खर्च कर रहा है, गांवों के आदमी जो है अभी भी हाथ खींच के चल रहे हैं, है ना। चलो, अब आ जाओ बीच के क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं, क्लोज टेस्ट आपके लिए बहुत आसान है ये 5 वर्ड्स के मीनिंग निकाल लो, मैं आपको अभी करवा देता हूं। ठीक है, इम्पेटस का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए पुश, फोर्टिफाई करना, किसी चीज को किले जैसा मजबूत बनाना। डिली डली आपको पता है टाल मटोल करना। ग्रेटुटस यानी गैर जरूरी। टेपिड का मतलब है आधे मन से किया हुआ, गुनगुना। अब ये पांचों वर्ड का मीनिंग इस पैराग्राफ में लगा दो, आपका आंसर निकल आएगा। क्लोज टेस्ट ऐसे ही करना है। मैंने आंसर डाल दिया क्लोज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट कमेंट में, रादर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, मेरे कमेंट से अपना आंसर मैच करें। पहले अपना निकालो, फिर मेरे कमेंट से मैच करना। लास्ट में मिलेगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास, दूसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी आपको मिलनी चाहिए इस फ्रेज की वजह से। आराम से ढूंढेंगे, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आज की क्लास, ये बोरिंग सा आर्टिकल थोड़ा हमने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो पीडी या पीडीआई लिख करके बता दिया करो, सर पूरा देखा है क्लास को मैंने, पीडी और इंटरेस्टिंग भी लगा है पीडीआई। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। चलिए, अंटिल देन। और हाँ, एग्जाम्स का फुल फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश अनलॉक कोर्स अभी लॉन्च हो चुका है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, क्लासेज आ रही हैं एक के बाद एक। इस कोर्स में आपकी पूरी ग्रामर कवर हो रही है, साथ में पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम रिलेटेड आपकी वैरायटीज हैं, एसएससी हो या बैंकिंग हो या टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर कवर्ड है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। कमेंट सेक्शन में आपका लिंक है, जाएं और आज ही